सबसे सौम्य सरल मुख्यमंत्रियों में से एक शिवराज सिंह चौहान जी का, हालांकि उनके मिजाज आजकल थोड़े बदले बदले रहते हैं। पहले केवल मामा बुलाया जाता था उनको उनके राज्य में प्यार से, आजकल बुलडोजर मामा भी कहते हैं। अभी ठेला वाला मामा भी कहने लगे। ये नया है। शिवराज जी 8 साल केंद्र सरकार की पूरे हुए मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जैसी प्रशंसा आप उनकी करते हैं शायद ही कोई करता हो। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। आपने कहा भारत के लिए ईश्वर का वरदान है मोदी। आपने कहा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी। आपने कहा मोदी ही हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आपने तो पूरी परिभाषा दे दी मोदी की। मोदी एम फॉर मोटिवेशनल मेहनती, ओ फॉर ओजस्वी यानी और अपॉर्चुनिटी, डी फॉर दूरदर्शिता डायनेमिक लीडरशिप डेवलपमेंट, आई फॉर इंडिया इंस्पायर इच्छा शक्ति। अब भारत के लिए ईश्वर का वरदान ये कहना किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी नजर से, आपके अनुभव से जानना चाहता हूं क्या है मोदी। मैंने ये कहा तो मुख्यमंत्री या बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, मैं जो अंदर से फील करता हूं, अंतर आत्मा मेरी जो कहती है वो मैंने कहा। एक व्यक्ति में इतनी क्षमताएं होगी ये सोचकर ही हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। स्ट्रीट वेंडर से लेके स्टार्टअप तक, सर्जिकल स्ट्राइक से लेके एयर स्ट्राइक तक, दुनिया भर में संबंध बना के वसुधैव कुटुंबकम के सपने को, मंत्र को साकार करने से लेके देश की जनता से परिवार का नाता जोड़ने तक, स्वच्छता से लेके घर घर बिजली पहुंचाने तक, गरीब कल्याण योजना से लेके किसानों की आय दुगना करने तक, मंगलयान भेजना हो, स्पेस में भारत की महत्ता सिद्ध करना हो। और आप देखिए, एक तरफ रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद का ये चमत्कार नहीं है कि रूस हमको कच्चा तेल रूबल में दे रहा है, डॉलर में नहीं, रूबल में दे रहा है। रूस भी हमारा मित्र है, अमेरिका भी हमारा मित्र है। और जब भारत के नागरिकों को, हमारे बच्चों को जो यूक्रेन में अध्ययन कर रहे होते हैं, उनको भारत लाना होता है तो तिरंगा झंडा उठता है, तो रूस और यूक्रेन की सेनाएं अलग हो जाती है, जाने का रास्ता दे देती है। लगातार ये समझ में ही नहीं आता हमें। मैं मुख्यमंत्री के नाते भी देखता हूं वो कब सोते हैं, कब जागते हैं। एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी। तो लगातार इतना काम करना क्या किसी साधारण मनुष्य के बूते का काम है? देखिए, भगवान कभी कभी किसी विशिष्ट काम के लिए, किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी किसी को धरती पर भेजता है। और मेरा मानना यह है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए मोदी जी भारत में आए हैं। ये मेरा अपना भरोसा है और मैं अंतरात्मा से ये मानता हूं, इसलिए मैंने कहा भगवान का वरदान है। चलिए ठीक, लेकिन इसके बाद आपने एक बात और कही। आपने कहा कि मैंने दो महापुरुषों को जाना है। एक थे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्षी इस पर बड़े नाराज भी हुए थे कि आपने मोदी जी की तुलना गांधी जी के साथ कर दी। अब देखिए, आजादी की लड़ाई को गांधी जी ने जनता का आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने ये चमत्कार किया कि आम जन को, असहयोग आंदोलन हो, अंग्रेजों भारत छोड़ो हो, नमक सत्याग्रह हो, आम जनता को जोड़ दिया उन्होंने। अस्पृश्यता को एक पब्लिक मूवमेंट बनाया गांधी जी ने। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें हैं। यहां आप देखिए, स्वच्छता को आम जनता का आंदोलन बना दिया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। केवल उन्होंने कर्मकांड नहीं किया, भारत को आह्वान किया, खुद झाड़ू लेके सड़कों पर निकले, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर निकल गया। एक नहीं, ऐसे अनेकों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन आंदोलन बना दिया, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई जन आंदोलन बना दिया, प्राकृतिक खेती
जन आंदोलन बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं मोदी जी की तुलना केवल गांधी जी से नहीं कर रहा। मैं मोदी जी में गांधी जी, सुभाष बाबू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की त्रिवेणी का संगम अगर किसी में देखता हूं तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी में देखता हूं। और मैं इसको सिद्ध भी करना चाहता हूं। गांधी जी की चर्चा मैंने की अभी, लेकिन अगर प्रखर राष्ट्रवाद, देश की सीमाओं की सुरक्षा, उसके मामले में मोदी जी का दृष्टिकोण देखेंगे तो मुझे सुभाष बाबू का वो नारा याद आता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मोदी जी ने गरज के कहा, मैं भारत कभी झुकने नहीं दूंगा। उनकी वो कविता सुनिए। हमने संबंध बनाने की कोशिश की पाकिस्तान से भी, लेकिन पाकिस्तान ने अगर पुलवामा किया तो सर्जिकल स्ट्राइक करने की दम अगर किसी में थी तो वो थी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में। बर्मा में घुस के अगर सर्जिकल स्ट्राइक की तो मोदी जी के नेतृत्व में हुई। चीन की सेना अगर भारत की सीमा में घुसी तो डोलकाम में हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस उसकी सीमा में भेज दिया। ये किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। और इसलिए मुझे सुभाष बाबू भी मोदी जी में दिखते हैं। और तीसरे, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, उन्होंने सारी देशी रियासतों को जोड़ने का काम किया। अगर मोदी जी के बारे में देखें, कश्मीर को पूरी तरह से धारा 370 समाप्त करके एकात्म कर दिया भारत के साथ। और केवल मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखिए, कौन प्रधानमंत्री इतना नॉर्थ ईस्ट में जाता था। कई तो ये सोचते थे 1 सीट है 2 सीट है, क्या करना है वहां जाके। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की न केवल विकास की चिंता की, भावनात्मक रिश्ता जोड़ा। केंद्रीय मंत्रियों को यह कहा कि हर मंत्री का अनिवार्य है हमारी 7 सिस्टर्स में नॉर्थ ईस्ट में जाना, विकास की गंगा भी बही, भावनात्मक संबंध भी जोड़े। और आज अलगाववाद को पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी समाप्त कर दिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब इसमें मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो पूरे देश को एकात्म किया था, अब रन फॉर यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये पूरे देश को भावनात्मक रूप से जोड़ने का चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसलिए मैंने कहा कि तीनों का त्रिवेणी संगम मुझे मोदी जी में दिखाई देता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कब से दिखाई देता है, क्योंकि आपकी और उनकी यात्रा जो है, सह यात्रा बड़ी लंबी है, पुरानी है। तब ना आप मुख्यमंत्री थे, ना वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे। आप भी संगठन के कार्यकर्ता थे, वो भी संगठन के कार्यकर्ता थे। ना आपके पिता राजनीति में थे, ना उनके पिता राजनीति में थे। बताइए कहाँ कितना पीछे याद कर पाते हैं आप उनको? मैं सांसद बना 1991 में, जब अटल जी ने इस्तीफा दिया था विदिशा से। और उस समय ही डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने एकता यात्रा निकालने का फैसला किया और यह तय किया कि कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक पे भारत का तिरंगा झंडा फहराएंगे, हमारे देश का झंडा फहराएंगे। प्रभारी बने उस यात्रा के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम देखते थे। और मैं नया सांसद चुन के आया था। एकता यात्रा की सफलता के लिए यूथ को जोड़ने का काम मेरी तरफ दिया गया। मैं केसरिया वाहिनी का राष्ट्रीय संयोजक बना उस समय। तब से मैं मोदी जी के निकट संपर्क में आया। मैं एक घटना आज जरूर सुनाना चाहूंगा। मोदी जी ऊपर से कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर कितना संवेदनशील हृदय है उनका, मैं उसका एक उदाहरण दूंगा। क्योंकि उस समय हम रोज बात करते थे, लगभग मैं यूथ को जोड़ने के प्रयास करता था लगातार। हमारी चर्चा और बातचीत होती थी, हम योजना बनाते थे। एक तो वो मैन ऑफ आइडियाज है, मैं तब जाना। इतने अलग अलग तरह के आइडियाज देते थे यूथ में, ये करो, ऐसा कार्यक्रम करो, अलग अलग तरह के आइडियाज। एकता यात्रा को मैं, जो उनकी टीम थी पूरी, क्योंकि वो प्रभारी थे, कई लोगों की टीम उनके साथ दिन और रात काम कर रही थी एकता यात्रा की सफलता के लिए। और सबके मन में एक संकल्प भी था और एक सपना भी था कि श्रीनगर में लाल चौक पर पहुंच के वो अपने देश का झंडा फहराएंगे, तिरंगा झंडा फहराएंगे। बीच में परिस्थितियां बदली और केंद्र सरकार ने तत्कालीन ये फैसला किया कि डॉक्टर जोशी जी, मोदी जी और बाकी लोग विमान से जाके तिरंगा झंडा फहराएंगे।
टीम पीछे छूट गई। जब मोदी जी लौट के तिरंगा झंडा डॉक्टर जोशी जी के नेतृत्व में फहरा के आए जम्मू, तो मुझे अच्छी तरह याद है वो बोल रहे थे, और बोलते बोलते यात्रा का विवरण देते देते उन्होंने कहा कि मेरे वो साथी जिन्होंने यात्रा के लिए दिन और रात एक किया, वो रात भर बैठे बैठे जब हम तिरंगा झंडा फहरा रहे थे रोते रहे, आंखों में आंसू बहाते, आंखों से उनके आंसू निकलते रहे, और ये कहते कहते मोदी जी का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। तब हमने मोदी जी का वो संवेदनशील हृदय भी देखा। तो कई वर्षों का साथ मोदी जी के साथ है। संगठन का काम भी हमने साथ साथ किया। संगठन का काम करने के बाद वो मुख्यमंत्री पहले बने, मैं उनके 3-3.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री के रूप में भी हम लोगों ने साथ काम किया। मैं मानता हूं मेरा सौभाग्य कि मुझे संगठन में भी और मुख्यमंत्री के नाते भी और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो जब आप दोनों मुख्यमंत्री थे तब कई मौकों पर मिलना होता होगा, आपकी शायद सीमाएं भी लगती हैं मध्य प्रदेश और गुजरात की? नहीं, सीमाएं लगती ही है, जनता का आना जाना भी रहता है। कई ऐसे मुद्दे थे, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। सरदार सरोवर बांध बनना था, बांध बनना राष्ट्र के हित में था। बांध के खिलाफ मेघा पाटकर जी और कई लोग लगातार आंदोलन चला रहे थे। हम मिले साथ में और तय किया मध्य प्रदेश को मिलनी थी बिजली, 800 मेगावाट से ज्यादा बिजली हमारे हिस्से की थी। गुजरात को जाना था पानी, उसके पहले इंदिरा सागर बना के हमने मध्य प्रदेश के पानी को सुरक्षित कर लिया था। एक नहीं अनेकों आंदोलन उस समय होते थे, बांध की ऊंचाई ना बढ़े, बांध पूरा ना हो पाए, इसके प्रयास करते थे। लेकिन हमने मिलकर तय किया कि बांध का निर्माण ये राष्ट्र के हित में है, इसलिए किया जाएगा। तो टैक्टफुली बात करके मैंने आंदोलन को हैंडल किया मध्य प्रदेश में, और उन्होंने बाद में एक साथ बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए लड़ाई भी लड़ी, और अंततः वो फैसला भी हो गया कि बांध पूरी ऊंचाई तक बनेगा। और आप जानते हो उस बांध के कारण गुजरात का तो भला हुआ ही, मध्य प्रदेश की जनता को भी बहुत लाभ मिला। तो ऐसे कई मुद्दे थे जो हम बैठ के चर्चा करते थे, और हम अलग अलग राज्यों के बारे में नहीं सोचते थे। उस समय भी मोदी जी का सोच होता था संपूर्णता के साथ सोचना, गुजरात के साथ मध्य प्रदेश का भी ध्यान रखना। और मैं भी यही सोचता था कि गुजरात भी तो अपने ही है, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। तो मध्य प्रदेश का भी भला होना चाहिए और गुजरात का भी भला होना चाहिए, और इसलिए हम लोगों के मुख्यमंत्री रहते हुए बांध का काम लगभग कंप्लीट हो गया था। हमने तो ये देखा है कि दो राज्य जो है पानी के लिए लड़ जाते हैं आपस में। हमारे विचार भी मिलते थे और हमारे दिल भी मिलते थे, इसलिए लड़े नहीं, हमने मुद्दे को सुलझा दिया। अच्छा ठीक, अब वो प्रधानमंत्री बने, आप मुख्यमंत्री रहे, इस यात्रा में आपने क्या देखा? पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या अंतर किया, मोदी के आने से अंतर क्या हुआ है? आपने पिछली सरकार की, केंद्र सरकार के साथ भी काम किया, मनमोहन जी की सरकार के साथ, आप प्रधानमंत्री मोदी है, फर्क क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए मैं आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं कह रहा, मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं। मुझे दुनिया के कई देशों में जाने का मौका मिला। मुझे याद आता है 10, 11, 12, 13 का वो वर्ष, जब दुनिया में कहीं जाते थे तो भारत की चर्चा होती थी भ्रष्टाचार के मामले में। हमारे देश में आंदोलन भी चल रहे थे करप्शन के खिलाफ। देश का कहीं मान नहीं था, सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं थी। इंडिया से आए हैं तो एक अलग तरह से, लगभग हिकारत की नजर से हमको देखा जाता था। ये पहले का दृश्य था 2014 के, और 2014 के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, तब भी मुझे विदेशों में जाने का मौका मिला। भारत के प्रति दुनिया का देखने का नजरिया बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया। भारत का मान सम्मान और शान, तिरंगे की आन नए ढंग से पूरे विश्व में स्थापित की, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित की। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मोदी जी विदेश का दौरा करते थे तो हमारे विपक्षी मित्र कहते थे ये तो देश में यात्रा पे आते हैं। लेकिन मित्रों, अयम निजम परा वेत्ती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया एक परिवार है। इस मंत्र को अगर साकार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। केवल बड़े देशों की यात्रा नहीं की, छोटे छोटे देश में भी गए। वो भूटान गए, वो नेपाल गए, दुनिया के बाकी छोटे छोटे देशों में भी गए,
और उनका जो दृष्टिकोण था, भारत के कल्याण के साथ साथ प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। इसलिए वैक्सीन अगर बनी तो केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं बनी, दुनिया के कई छोटे देश, अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का दौरा मध्य प्रदेश में हुआ, कल ही दौरा समाप्त हुआ, जैमिका जैसे छोटे छोटे देशों में भी गए, तो वह भारत को पूछते हैं आज कि अगर भारत ना होता, हमें वैक्सीन ना मिलती तो हमारी जिंदगी ना बचती। आज पूरी दुनिया बिना भारत के नहीं चल सकती। आप देखिए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कहते हैं वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड एंड वन नरेंद्र मोदी। जब वो ये कहते हैं तो केवल मोदी जी का सम्मान नहीं करते, पूरे भारत का सीना गर्व से फूल जाता है। ये आज का भारत है जिसकी तरफ गलत नजरें उठा के कोई देख नहीं सकता। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन दुनिया जानती है कि कोई हमें छेड़ेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक अलग भारत आज खड़ा है। जब भी चुनाव होते हैं तो आपकी पार्टी हर राज्य में जब प्रचार करती है तो एक टर्म बोलती है डबल इंजन। हमें डबल इंजन चाहिए, केंद्र में मोदी चाहिए और राज्य में जहां आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री चाहिए। तो आपके यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। किसी विपक्षी नेता ने कहा था डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन होता है ये। तो डबल इंजन की होने से क्या फायदा हो जाता है? ये मैंने आपसे पहले कहा था कि 14 से पहले क्या फर्क था, अब क्या दिखता है? एक तो मोदी जी के आने से जो बुनियादी परिवर्तन हुआ है, मैं बताना चाहता हूं आपको। मोदी जी की टीम केवल प्रधानमंत्री और मंत्रियों के मंत्रिमंडल की टीम नहीं है। मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को समाप्त किया, उसकी जगह नीति आयोग बनाया। प्लानिंग कमीशन बिल्कुल अप्रासंगिक था। मुख्यमंत्री के रूप में मैं कई बार प्लानिंग कमीशन के सामने गया, 5, 6, 7 लोग बैठे रहते थे जिनको राज्य की जमीनी सच्चाई का पता ही नहीं होता था, और वो अलॉटमेंट सारे कर देते थे, इसके लिए इतना, इसके लिए उतना, और हम लोग वहां हाथ बांध के खड़े रहते थे कि इतना और दे दो साहब, इतना और दे दो साहब, इतना और दे दो साहब। उसको उन्होंने समाप्त किया, उसकी जगह नीति आयोग बनाया, और नीति आयोग में उन्होंने केवल मंत्रिमंडल के सदस्य और विशेषज्ञों को नहीं लिया। नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी में उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रमुखता के साथ सम्मिलित किया। सहकारी संघवाद का उत्तम उदाहरण नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया। अब इसके बाद मैं केवल भाजपा शासित राज्यों की बात नहीं कर रहा। मोदी जी ने कोशिश की, मैं तो साक्षी हूं, कई बार मुख्यमंत्रियों की बैठक की, नीति आयोग के साथ हम लोग बैठे। कोविड के समय अब लगभग मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, 27 बार उन्होंने बैठक की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ। उन्होंने टीम बनाई और उन्होंने हमेशा कहा कि बिना राज्य के केंद्र अकेला देश का विकास नहीं कर सकता, और इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि सबको साथ लेके चले। लेकिन डबल इंजन की सरकार का मतलब यह है कि जो पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार की योजनाएं भी क्रियान्वित करे और प्रधानमंत्री जी के आइडियाज को भी जमीन पे इंप्लीमेंट करे। अब जब भी मैं उनके पास बात करने जाता हूं, चर्चा करने जाता हूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सोचते हैं कि 15-20 मिनट प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, लेकिन 1 घंटा से कम कभी चर्चा नहीं हुई, और उसमें इतने आइडियाज आते हैं, अलग अलग तरह के आइडियाज, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आइडियाज कई हमको देते हैं। जैसे अब मध्य प्रदेश में इस समय मना रहे हैं हम गौरव दिवस, मध्य प्रदेश के हर शहर का और गांव का गौरव दिवस मन रहा है। इंदौर का गौरव दिवस अभी आप देखिए चल रहा है, 31 तारीख को, कल उसका समापन है। एक कल्पना आई प्रधानमंत्री जी के मन में कि गांव के लोग जब तक गांव का विकास नहीं करेंगे, शहर का विकास नहीं करेंगे, वो खुद खड़े नहीं होंगे, तब तक अकेली सरकार विकास नहीं कर सकती। और इसलिए कोई दिन तय हो जो गौरव दिवस या उस गांव का जन्मदिन के रूप में मनाया जाए, शहर के जन्मदिन के रूप में मनाया जाए। उस दिन दुनिया में कोई कहीं हो, उस गांव के बाहर कोई कहीं हो, वो अपने गांव आए और मिलकर तय करें कि हम अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं सरकार के साथ। अब मध्य प्रदेश में धूम मची गौरव दिवस की अलग। ये आइडिया मोदी जी का है या आपका है? नहीं, मोदी जी का आइडिया ही, और उनसे मेरी चर्चा हुई और मध्य प्रदेश में मैंने इंप्लीमेंट कर दिया उसको। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में 4000 गांव में गौरव दिवस मन चुका है, नगरीय निकाय में गौरव दिवस मन रहा, और इतने उत्साह के साथ लोग जुड़ रहे हैं। अपने गांव के लिए मैं क्या करूं, मैं आंगनबाड़ी अच्छी चलाऊंगा, मैं स्वच्छता का कार्यक्रम करूंगा, मैं पानी बचाऊंगा, अलग अलग चीजें करने का प्रयास करें, मैं स्कूल को ठीक करूंगा। तो कई गांव की सूरत बदलने की दिशा में हम कदम बढ़ा चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, डबल इंजन की सरकार का मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे बेहतर क्रियान्वयन करके आवासीनों को हम घर की व्यवस्था कर दें, हर गरीब का अपना घर हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई योजना,
कैसे हर बहन को रसोई गैस का कनेक्शन हम दे दें, गरीब कल्याण अन्न योजना कैसे फ्री में राशन मिल जाए, स्वामित्व योजना कैसे हम बेहतर ढंग से लागू करें, पीएम स्वनिधि कैसे हम बेहतर ढंग से उसको इंप्लीमेंट करें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मध्य प्रदेश क्रियान्वयन में नंबर 1, एक नहीं अनेकों योजनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 है क्रियान्वयन में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक नहीं अनेकों अभियान। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो केंद्र सरकार की नीतियों का आदर्श क्रियान्वयन अपने राज्य की धरती पर करके अपनी जनता की तकलीफ और कष्ट दूर करती है और योजना वांछित लक्ष्य को प्राप्त करती है। लेकिन किंतु परंतु करेंगे नहीं करेंगे लड़ेंगे, तो उसमें शासकीय जो योजनाएं हैं भारत सरकार की भी, उनका क्रियान्वयन उतना बेहतर नहीं हो पाता और जनता को उतना बेहतर लाभ नहीं मिल पाता। डबल इंजन की सरकार का मतलब राज्य सरकार अपनी योजनाओं का भी क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की योजनाओं को भी आदर्श ढंग से अपने राज्य में इंप्लीमेंट करके राज्य की जनता की जिंदगी को बदल दे। मैं चाहूंगा कि एक शिवराज जी की मौजूदगी में एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए बजनी चाहिए कि स्वच्छता अभियान में जो पूरे देश के नंबर 1 नंबर 2 राज्य हैं वो मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल, और इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि पहले 2 राज्य जो हैं, पहले 2 शहर जो हैं वो आपके राज्य से हैं। क्या विशेष किया है ऐसा आपने? देखिए, स्वच्छता का मूल मंत्र दिया प्रधानमंत्री जी ने। जिस दिन उन्होंने ये मंत्र दिया हमने तय कर लिया कि मध्य प्रदेश को स्वच्छ करके बनाना है। जो पहले 20 शहर है स्वच्छता में, उनमें से 5 मध्य प्रदेश के हैं, केवल भोपाल इंदौर नहीं, 5 मध्य प्रदेश के हैं। पहली बात ये थी कि मोदी जी का ही मंत्र था कि जनता को जोड़ो इससे। केवल नगर निगम नगर पालिका कर लेगी इससे नहीं होगा, तो हमने सबसे पहले जनता को जोड़ने के लिए रहवासी संघ की बैठक, व्यापारी संघों की बैठक, वहां युवाओं की बैठक, वहां बच्चों को साथ जोड़ने का काम, स्टूडेंट को साथ जोड़ने का काम, और उनको साथ लेके अब हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे सीटी बजाने निकल पड़ते थे। अगर कोई खुले में प्रारंभ में जब हर घर में शौचालय बनाने का अभियान शुरू हुआ था, अगर कोई गड़बड़ करते बाहर जाते मिला तो बच्चे सीटी बजाने लगते थे। तो जो जाने वाला था वो दूसरे दिन हिम्मत ही नहीं करता था कि खुले में वो कहीं फ्रेश होने जाए। तो ऐसे बच्चों से लेके और बड़ों तक, समाज सेवियों तक, अलग अलग जो पर्सनालिटीज है उन सबको हमने जोड़ने का काम किया। धीरे धीरे स्वभाव में स्वच्छता आती चली गई। अब इंदौर शहर के तो ये हाल है कि इंदौर में एक पत्रकार मित्र ने मुझे बताया कि वो इंदौर एयरपोर्ट उतरे और वहां से एक टैक्सी की शहर की तरफ बढ़े, उन्होंने कुछ खा के डिब्बा आराम से नीचे फेंके के, मैं कोई पत्रकारों पे कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन उनने मुझे खुद सुनाया, उनको जैसा स्वाभाविक लगा उन्होंने बाहर फेंका। जैसे ही उन्होंने डिब्बा बाहर फेंका, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, उतरा, डिब्बा उठा के लाया और उनसे कहा कि मेरी गाड़ी में डस्टबिन है, ये इंदौर है, कृपया करके डिब्बा डस्टबिन में डाले, बाहर मत फेंकिए नहीं तो मेरे शहर की बेइज्जती हो जाएगी। एक ड्राइवर का भाव। स्वच्छता जब जनता के स्वभाव में आ जाए तब वो आंदोलन बनती है, और मध्य प्रदेश में हमने स्वच्छता को आंदोलन बनाने का प्रयास किया। अभी हम डबल इंजन सरकार की बात कर रहे थे, तो बीच में जब वो कुछ महीनों के लिए एक इंजन उतर गया था, जब दूसरी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो कुछ अंतर आया गवर्नेंस में? गवर्नेंस पे अंतर नहीं आया, गवर्नेंस थी नहीं। तब तो केवल दलाली का काम चलता था। वहां लोगों को मैनेज करो, पैसा देने वाले आ जाएं, विकास के सारे काम ठप हो गए, कर्जा माफी का वादा करके आ गए, कर्जा माफ किया नहीं, बेरोजगारों को 4000 रुपया महीना देंगे, उनको भी ठेंगा बता दिया। जनता परेशान थी और बदहाल थी, इसलिए 1.25 साल में ही हम तो सोच रहे थे झोला निकल के चल पड़ेंगे, 5 साल अब संघर्ष करो यही नारे हमें लगाने पड़ेंगे, लेकिन 1.25 साल में फिर वापस लौट आए। और बाद में जो बाई इलेक्शन हुए उसमें जनता ने हमारी वापसी पर मोहर लगाई भारी बहुमत के साथ। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मोदी जी के आने से फर्क ये पड़ा है कि विदेशों में पूरी दुनिया में भारत की साख ऊंची हुई है। आज भारत के